Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the thyroid gland. Thyroid gland dear students, आप में से किस किस को पता है कि ये ग्लैंड कहाँ पर मौजूद है? डेफिनेटली आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये बेसिकली इट इज़ अ ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट इन द नेक। और पहले हम इसकी थोड़ी सी एनाटमी को डिस्कस कर लें, इसकी लोकेशन के अतबार से बात करते हैं, फिर उसके बाद इसकी फंक्शनिंग की तरफ आते हैं। सो इट इज़ अ बाइलोब्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द नेक। ये हमारे बिल्कुल यहाँ पर नेक के सामने वाले साइड पर मौजूद है। बाइलोब्ड है, इसके दो लोब्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट लोब। सो दिस इज द लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे स्टार्ट होता है ट्रेकिया। और डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द सी शेप कार्टिलेजेस प्रेजेंट इन द ट्रेकिया। This is larynx and this is our thyroid gland, and here is trachea. So dear students, यहाँ से आप exactly इसको आइडिया लगा सकते हैं कि ये कहाँ पर। आप तो मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दी, so it will be easy for you to locate exactly. So it is a butterfly shaped gland. जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बटरफ्लाइज जिसके दो पर होते हैं, इस तरह से दो लोब्स हैं। सो इट्स लोकेशन तो ऊपर लैरिंक्स है, लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है। सो इट लाइज बिलो द लैरिंक्स एंड in front of trachea. Yes, my dear students, trachea किसे कहते हैं? That is the wind pipe, हमारी हवा की नाली जिसके जरिए हम सांस लेते हैं, this is the wind pipe. और larynx को क्या कहते हैं dear students? It is a voice box. It is voice box. और आपको याद होगा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको डिस्कस किया था कि इसके अंदर मौजूद होते हैं द वोकल कॉर्ड्स, जिसमें फाइब्रस बैंड्स हैं, जिसमें जब एयर अप एंड डाउन कंसिस्टेंटली मूव कर रही है तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये बिल्कुल सामने डियर स्टूडेंट्स मौजूद है। यहाँ पर एक और आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता चलो डियर स्टूडेंट्स के लैरिंक्स को इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। और आमतौर पर आपने देखा होगा कि जो मेल्स होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, बलूगत के बाद, उनकी ये सामने वाली जो हड्डी है ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है। इस तरह से ये चीज़ प्रोमिनेंट होना शुरू होती है। सो बेसिकली हमें फील ये हो रहा था जैसे कि ये बोन है, बट इट इज़ नॉट बोन, इट इज़ बेसिकली द लैरिंजियल प्रोमिनेंस। जो लैरिंक्स है थोड़ा सा बड़ा होकर और ऐसे प्रोमिनेंट हो जाता है, सिर्फ मेल्स के अंदर आमतौर पर ऐसा होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज एडम्स एप्पल ऑल्सो। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इसकी शेप के ऊपर। इट इज बटरफ्लाई शेप्ड। gland and it is bilobed, means it have two lobes, left and right.
यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके बेसिक एंडोक्राइन फंक्शन के एतबार से। सो हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, 3 हार्मोन हैं जो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है। नंबर 1 is triiodothyronine, or also called as T3. Second hormone is tetraiodothyronine, or which is also called as T4. या इसको सिंपली कहा जाता है thyroxine. It is also called as thyroxine. And the third hormone which is released by this gland is calcitonin. Yes, my dear students. और इनमें T3 and T4, जिसको T4 को हम थायरॉक्सिन भी कह रहे हैं, ये आमतौर पर इसी नाम से जाना जाता है। These 2 hormones, they control the basal metabolic rate, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं BMR। और वो किस तरह से कंट्रोल करता है डियर स्टूडेंट्स, आगे चल के बताता हूँ। और कैल्सिटोनिन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, or it is concerned with calcium ions। और इसकी कैल्शियम आयन के साथ क्या कंसर्न है वो आगे चल के डिटेल में आपको बताता हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं थायरॉक्सिन की, T3 और T4। सो डियर स्टूडेंट्स, T3 और T4 ये बेसिकली फंक्शनली एक जैसे हैं, मतलब इन दोनों का फंक्शन सेम है, सिर्फ इनमें एक स्ट्रक्चर का फ़र्क है। दैट इज़ कि इट इज़ ट्राई आयोडो। ट्राई का मतलब 3 एंड आयोडो मीन्स आयोडीन, जबकि T4 जो है इट इज़ टेट्रा आयोडो, मतलब कि इसके अंदर 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं। जस्ट ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है कि ट्राई आयोडो में 3 आयोडीन के एटम और टेट्रा आयोडो के अंदर 4 आयोडीन के एटम्स मौजूद होते हैं। बाकी फंक्शन वाइज ये दोनों एक जैसे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने ज़रा गौर किया, आयोडो, ये आयोडो है फ्रॉम आयोडीन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आयोडीन के हवाले से आपको पता है, आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था बायो एलिमेंट्स में, तो उसमें जो लेस देन 1% जो इसकी कंसंट्रेशन मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, और वो 10 बायो एलिमेंट्स जो कि 1% टोटल मिलाकर बनाते थे, ये उनमें शामिल है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चाहिए तो बहुत कम अमाउंट में, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो हम अभी इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी क्या जो है वो एफिकेसी हो सकती है अगर ये डेफिशिएंट हो। तो अगर डेफिशिएंट होगा तो इसकी वजह से बहुत सीवियर किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले आते हैं इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग की तरफ। सो नॉर्मल फंक्शनिंग के एतबार से देखेंगे तो इट कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी, और डियर स्टूडेंट्स हमें एनर्जी जो है वो किस शक्ल में चाहिए? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और आप रिकॉल करें एटीपी हमें कैसे मिलती है डियर स्टूडेंट्स? सो एटीपी इज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होती है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, सो इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट
एंड प्लस ATP। यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बन रही है ATP। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। तो इन दोनों हार्मोन्स का यही काम है कि हमारी बॉडी के अंदर ATP को प्रोवाइड करते हैं। वैसे आमतौर पर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, एट रेस्ट हमें जितने नंबर ऑफ ATP चाहिए होते हैं उसे कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होते चले जाते हैं तो नंबर ऑफ ATPs की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती चली जाती है। तो जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है, सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी दिस हार्मोन ये ऑक्सीडाइजेस द ग्लूकोज एंड इन रिटर्न वी गेट द ATP। सो ये तो इसकी बात होगी नॉर्मल फंक्शनिंग के एतबार से। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों हार्मोन्स की एबनॉर्मेलिटीज़ की। तो एबनॉर्मेलिटीज़ डियर स्टूडेंट्स वो दो तरह से ही हो सकती हैं। एक है इसकी अंडर सेक्रीशन, नॉर्मल सेक्रीशन होगी तो ये काम करेगा। अंडर सेक्रीशन अगर इसकी होगी, अंडर सेक्रीशन कहते हैं कि नॉर्मल लेवल से अगर कम सेक्रेट हो रहा होगा, लो लेवल्स of thyroxine in blood, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इट लीड्स टू अ मेडिकल सिचुएशन, अ मेडिकल कंडीशन विच इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर इसकी अंडर सेक्रेशन होगी। हाइपो का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइपो मीन्स बिलो और लो, ठीक है। एंड थायरॉयडिज्म कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो थायराइड हार्मोन्स हैं यानी T3 एंड T4 जिसको हम थायरॉक्सिन कह रहे हैं, they are secreted in the blood in below normal amount। Dear students, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे या किस तरह से वो मैनिफेस्ट करेगी। सो इट्स मैनिफेस्टेशंस कि ये किस तरह से मैनिफेस्ट होगी, यानी किस तरह से अपने आप को शो करेगी बॉडी के, द बॉडी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। चूंकि यहाँ पर नॉर्मल फंक्शंस का क्या था, एनर्जी प्रोवाइड करना। सो ये एनर्जी हमें हर हाल में चाहिए फॉर हार्ट रेट, फॉर रेस्पिरेटरी रेट, फॉर डाइजेशन, फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर सेल डिवीजन। तो ATP का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हर वक्त हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर ATP नहीं प्रोड्यूस होगी रिक्वायर्ड अमाउंट में बिकॉज ऑफ द अंडर सेक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स, थायरॉक्सिन स्पेशली, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी लो एनर्जी लेवल इन द बॉडी। ऐसे वीकनेस से फील होगी क्योंकि एनर्जी सही तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी बिकॉज ऑफ लो एनर्जी लेवल। और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो इसके साथ क्रिएट होता है, दैट इज द लो हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितनी दफ़ा धड़कता है, दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट, जो कि आमतौर पर 70 to 80 बीट्स पर मिनट, दैट इज नॉर्मल। सो डियर स्टूडेंट्स, लो हार्ट रेट मीन्स कि जब वो बिलो 60 चला जाएगा, बिलो 60 चला जाएगा तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द लो हार्ट रेट। जो लो हार्ट रेट किस वजह से हो रहा है, क्योंकि हार्ट के जो मसल्स हैं उनको ATP ये जो है वो नहीं मिल रही। तो जब ATP रिक्वायर्ड अमाउंट में हार्ट को नहीं मिल रही होगी, द हार्ट रेट बिकम्स लो, बिलो नॉर्मल। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, एक और अहम सिम्टम जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से क्रिएट होने वाला है, आपने सुना भी होगा और टीवी एड्स में भी देखा होगा, दैट इज ग्वाइटर। ग्वाइटर या इसको उर्दू में हम कहते हैं गिलड़, जिसमें जो नेक है वो स्वेल हो जाती है, नेक की स्वेलिंग हो जाती है। इट इज द स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक। सो डियर स्टूडेंट्स,
ये किस तरह से हो गया कि नेक स्वेल हो गई हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। सो आपको बताता हूँ इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। जैसे ही ब्लड के अंदर ब्लड लो लेवल्स ऑफ थायरॉक्सिन और T3 के जब लेवल्स ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे तो इसको सेंस करेंगे द कीमोरिसेप्टर्स और द मैसेज विल बी सेंट टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कि वहां से इस ग्लैंड का ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होता है। यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और विच इज कॉल्ड एज TSH। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कब रिलीज होगा? जब ब्लड के अंदर ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनका लेवल कम हो जाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये ब्लड के जरिए ट्रेवल करता हुआ पहुंचेगा टू द थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा टू सेक्रेट मोर एंड मोर T3 and thyroxine. It leads to the secretion to secrete more thyroxine, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड पे लोड बढ़ जाएगा। तो जब थायराइड ग्लैंड लोड इसके ऊपर नॉर्मल से ज़्यादा पड़ जाएगा तो इट विल इंक्रीज इन साइज, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, दैट लीड्स टू increase in the size of thyroid gland which is called as goiter. Yes my dear students, तो आपको समझ आया कि किस तरह से goiter जो है वो क्रिएट होता है, मतलब कि नेक किस तरह से स्वेल होती है ड्यू टू द लो सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्सेस में सेक्रेट होते हैं और दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर का मतलब इंक्रीज्ड, थायराइडिज्म मतलब कि द थायराइड हार्मोन्स। तो ये ऐसी सिचुएशन है, अ डिसऑर्डर्ड situation in which thyroid hormones are secreted above normal levels. So dear students, अब इसके अंदर किस तरह से मैनिफेस्टेशंस आएंगी, यानी ये किस तरह से हमारी बॉडी शो करेगी कि the body is suffering from hyperthyroidism. So its manifestations include, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगी। यहां पर लो एनर्जी लेवल था तो यहां पर हाई एनर्जी। हाई एनर्जी मतलब कि यहां पर जो फूड की ऑक्सीडेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब फूड की ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो एटीपी भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो उस एटीपी, हाई एटीपी लेवल्स की वजह से द हार्ट रेट विल बी इंक्रीज्ड। हार्ट रेट नॉर्मल से बढ़ जाएगा, तजावुज कर जाएगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में वो नॉर्मल से कम हो गया था। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, जब ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की तो साथ में एक और चीज क्या प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज हीट। यस डियर स्टूडेंट्स, तो जब बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है सो इट विल लीड टू इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो होम्योस्टैटिकली माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, थर्मोरेगुलेशन याद आपको, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से इंक्रीज हो जाता है तो सबसे पहले क्या होगा, इट विल कॉज स्वेटिंग। अब यहां पर तो मुसलसल ऐसी कंडीशन आ रही है क्योंकि मुसलसल थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो अबव नॉर्मल लेवल हैं,
तो हर वक्त ऑक्सीडेशन हो रही है फूड की, हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है और साथ में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो उस हीट को कवर अप करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, स्वेटिंग। डियर स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चलूँ, जो हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर आप दिसंबर या जनवरी यानी जब सख्त सर्दी होती है, ऐसे हालात में भी इनसे हैंडशेक करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी हाथ धो कर आए, मतलब इतना इनके हाथों पे पसीना होगा। इन लोगों को हाथों के ऊपर और पूरी बॉडी के ऊपर और इनके फीट के ऊपर स्पेशली बहुत पसीना आता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इनके अंदर हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। और हीट की प्रोडक्शन क्यों बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ज़्यादा हो रही है। और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड इन एक्सेस। और इस वजह से क्या होगा कि बॉडी फिर जब बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो रेज करेगा तो बॉडी उसको नॉर्मलाइज करने के लिए यानी कि होमोस्टेटिकली मैकेनिज्म उसको बैलेंस करने के लिए थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। और थर्मो रेगुलेशन में आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि जब बॉडी टेम्परेचर हाई हो तो हीट लॉस मैकेनिज्म्स चलते हैं। और हीट लॉस मैकेनिज्म में जो सबसे पहला मैकेनिज्म चलता है दैट इज स्वेटिंग। हमें पसीना आना शुरू हो जाता है ताकि बॉडी के जो उनसे जिस पार्ट के ऊपर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसका टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो सके। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट इसका सिम्टम है दैट इज अ शिवरिंग ऑफ हैंड्स। स्पेशली ऐसे शख्स आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब हम बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं तो तब जाकर कुछ लोगों में हाथ कांपना लग जाते हैं, देयर इज द शिवरिंग ऑफ द हैंड्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये यंग इंसान भी होगा, यंग पर्सन भी होगा, इफ़ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम अ हाइपरथायराइडिज्म, तो इसके हाथ ऐसे कांप रहे होंगे। नॉट स्टिल लाइक दिस, स्टिल नहीं है बल्कि कांप रहे होंगे। और इसको जो चेक किया जाता है वो पेपर टेस्ट से किया जाता है। ऐसे शख्स के हाथ के ऊपर पेपर रखा जाता है और उसे कहा जाता है कि इसको स्टैंड स्टिल करो। तो जब वो, चूँकि हाइपरथायराइडिज्म का जो पेशेंट है उसमें ड्यू टू एक्सेस एनर्जी वो क्या करेगा, उसके हैंड्स ऐसे शिवर कर रहे होंगे, तो पेपर जो है उसके ऊपर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे भी इसका पता चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आयोडीन की कमी की वजह से किस तरह जो है ग्वाइटर हो सकता, और इससे हमारे जो हार्मोन्स हैं यानी थायरॉक्सिन, ये इनकी फॉर्मेशन में गड़बड़ हो सकती है और इससे हमारी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। होपफुली ये दोनों सिचुएशंस आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।